अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास हम लेकर आए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिलेशन। इससे पहले वाले लेक्चर 05 में आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप लोग सर्च करें लेक्चर 05 हमारी केमिस्ट्री पे केमिकल काइनेटिक्स से लेक्चर 05 आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो न्यूमेरिकल्स आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ज़रा देख लें। पहले हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ये है कि स्टाइकोमेट्रिक या दी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट have no roles in finding out order of reaction। हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, लेट्स सपोज आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक इक्वेशन दिया था कि 2a + 3b + 4c गिव्स अस एक प्रोडक्ट देता है और फिर इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दी थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 5 में जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल्स था उसमें हमें ये इक्वेशन दिया गया था और फिर इसके लिए कुछ डेटा वो दे चुके थे हमें और उस डेटा के मुताबिक फिर उन्होंने बाद में पूछा था कि इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या निकल कर आती है और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आता है। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह निकल के आता है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपने ये वाला न्यूमेरिकल्स भी देखा होगा कि रेट इज इक्वल टू रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू a की पावर यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई थी, b की पावर y की वैल्यू -3 आ गई थी, c की पावर 2 आ गई थी। अब जरा देख लें, यहाँ पर हमने 2 को ऊपर यानी c की जगह अगर हम यानी इसी का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, बी का कोएफिशिएंट 3 है, ए का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में ए की पावर में क्या लगाया 3 लगाया, बी की पावर में क्या लगाया -3 और सी की पावर में क्या लगाया है 2। तो ये जो ऊपर पावर्स आते हैं ये हम ये कोएफिशिएंट यूज नहीं करते बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम निकल कर लेकर आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। और ये हमने क्यों बता दिया कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नो रोल्स इन फाइंडिंग आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि पहले आप एक लॉ पढ़ चुके हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आप 10th में पढ़ चुके हैं, गोल्डबर्ग एंड पेट्रोवेजी का जो लॉ है। और वो क्या कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन है a प्लस b, यानी a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ e रिएक्ट कर रहा है c मोल्स ऑफ c के साथ d मोल्स ऑफ सॉरी a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b रिएक्ट कर रहा है और आपको c मोल्स ऑफ c प्लस d मोल्स ऑफ b दे रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में। और बैकवर्ड रिएक्शन में c मोल्स ऑफ c प्लस d मोल्स ऑफ d रिएक्ट करके आपको a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b दे रहा है। तो इसके लिए हमें रेट लॉ सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या किया था कि आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो बराबर होगा k इंटू ए की पावर यहाँ पर a के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है a इंटू b की पावर b का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है b। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो आपके पास बराबर होगा, यहाँ पर हम की f लगाते थे, यहाँ पर की b लगाते थे, यहाँ पर लिखते हैं c और c का कोएफिशिएंट क्या है c और d का कोएफिशिएंट क्या है d। तो ये जनरल सिंपल सा एक लॉ था, वो हमें कहता था कि जब भी आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में आप यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर आप क्या लगाएंगे, उसके कोएफिशिएंट लगाएंगे। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल 2 है N2 + 3H2, ये आपको क्या दे रहा है 2NH3। इस रिएक्शन के लिए अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखें तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वल हो जाएगा। जरा देख ले हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो आपने 1 लगाना है और हाइड्रोजन की कोएफिशिएंट क्या है तो आपने 3 लगाना है। तो ये हमें क्या कौन कहता था, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन कहते थे। सिंपल सी उन्होंने ये बात की थी, लेकिन ये हम हर रिएक्शन पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज लिमिटेड, जबकि हमारे पास रेट लॉ जो है, रेट लॉ हम किसी भी केमिकल इक्वेशन पर यूज कर सकते हैं और रेट लॉ हमें कहती है कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये हम यहाँ पर नहीं लगाते, बल्कि ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब हमें पता चलती है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तब हम वो यहाँ पर लगाते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो आपके पास कोएफिशिएंट है आप वो लगा दें तो आपके पास रेट जो है वो इसके साथ इसके रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो ये गलत पड़ता है, हर जगह ये सही नहीं होती, मतलब ये हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक खास किस्म की सिचुएशन है जहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ जहाँ पर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट लॉ
या लॉ ऑफ मास रेट लॉ या रेट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नो रूल्स इन फाइंडिंग आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जरा देख ले, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास ये कुछ और जगह से आया है। तो अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ से तो हम ऑर्डर बनाते हैं, तो इसका मतलब ये कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नो रूल्स इन फाइंडिंग आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये चीजें हमें कुछ और जगह से मिलती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिलती है। तो अगर यहाँ हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते जहाँ से हम ऑर्डर बनाते थे, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रूल्स नहीं होते। दूसरा पॉइंट जो है वो आप क्या दे सकते हैं रेट लॉ के बारे में, वो ये है कि दूसरा वो क्या कहता है कि इन रेट लॉ expression the concentration terms of products can also be expressed sometimes। कभी कभी हमारे पास वो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था वहां पर अभी तक हम सिर्फ क्या लेकर आए हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको पता है यहाँ इसके लिए हमने क्या लगा दिया, जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते थे इसके लिए हम के लगाते थे, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। अब इससे जो प्रोडक्ट्स बनता है उसको हमने इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसकी कंसंट्रेशन हमने नहीं लगा दी। और अगर आपको याद हो, एक लेक्चर है, मुझे नहीं पता कि लेक्चर 4 है, 3 है या 2 है, इसी केमिकल काइनेटिक्स में, वहां पर मैंने आपको बताया है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। और वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास O3 जो होता है वो डिसोसिएट करता है O2 के मॉलिक्यूल्स में, यानी 2O3 हमारे पास 3O2 बनाते हैं। तो यहाँ जब हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन वो क्या होती है, के इंटू O3 की पावर 2 लगाते हैं एंड O2 की पावर -1 लगाते हैं। जरा देख ले, अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास हाफ हो जाता है, और अगर ओजोन की कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा है, ये हमारे पास इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा है। आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि ये तो हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में किसी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह ही कुछ रिएक्शंस होंगे। मतलब मेरा यह है कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि हम हर जगह सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स ही लिखेंगे, कभी कभी हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो ये बात आ गई। दूसरी बात है, तीसरी बात हमारे पास क्या आती है, तीसरी बात ये है कि इन रेट लॉ एक्सप्रेशन the concentration terms of some reactants may be absent। कुछ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जरा आप लोग इसको देख लें, मैं एग्जांपल को देख कर आता हूँ। वो एग्जांपल मैं भूल चुका हूँ, इसके लिए सॉरी। आप लोग भी कहेंगे कि सर आप बार बार अपने नोट्स की तरफ जाते हैं, तो यार इंसान है, गलतियाँ हो जाती है इंसान से ही। हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है कि NO2 plus CO, NO2 plus CO gives us NO plus CO2। तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह है कि K इंटू NO2 की पावर 2। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आ चुकी है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा है। मतलब ये है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, कि चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करती है, NO2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और वो किस तरह, अगर आप NO2 की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 4 टाइम्स बढ़ रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा है। ये हो गई ये बात है कि हमारे पास कभी कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ रिएक्शन की कंसंट्रेशन टर्म्स गायब भी हो सकते हैं,
बल जबकि हम तो हर बार कंसंट्रेशन टर्म्स को रेट एक्सप्रेशन में लिखते हैं, लेकिन ये कहता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स गायब भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, चौथा पॉइंट ये है वो है कैटलिस्ट के बारे में कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी कभी कभी एक्सप्रेस हो सकती है, कैन बी एक्सप्रेस समटाइम्स इन रेट एक्सप्रेशन। और वो किस तरह, इन्हें आप लोग लिखेंगे कि इन रेट एक्सप्रेशन समटाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। तो वो क्या है कि आपके पास एक रिएक्शन है SO2 plus O2 gives us SO3 gives us SO3 2SO2 plus O2 gives us SO3 और यहाँ पर कैटलिस्ट हमारे पास NO होता है। तो रेट ला एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास बराबर है K इंटू O2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन। इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि मैं ज़रा चेक कर लूँ, अगर ऑक्सीजन के साथ ये 2 पर है और NO के साथ ये 1 पर है, यानी अगर आप इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज करता है, और कैटलिस्ट की लिए कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास डबल होता है। यहाँ पर SO2 की कंसंट्रेशन की कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में, वरना इसको बिल लिखा गया होता, ना SO3 की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डेटा है। तो हमें पता लग गया कि इन रेट एक्सप्रेशन में हमें कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन टर्म्स भी मिल सकता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टर्म्स भी मिल सकते हैं, कभी कभी रिएक्शन की कंसंट्रेशन टर्म्स गायब भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स ही लिखेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से जगह है, वो कौन से सिचुएशन होते हैं जहां पर हम वो लॉ ऑफ मास सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, यानी जहां पर हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो राइट साबित होती है, या जहां पर हम स्टोइकोमेट्रिक को एफिशिएंट्स को रेट लॉ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे सिचुएशंस या कंडीशंस, सिचुएशंस वेयर लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि where stoichiometric coefficient can be used in a rate law expression, situations where a stoichiometric coefficient can be used in rate law expression, या आप सिंपल ये लिखेंगे where law of mass actions can be applied। तो जरा देख ले, नंबर 1 जो है आपके पास we can use the stoichiometric coefficient stoichiometric coefficients of the slowest step in a multiple step reaction, in a multiple step रिएक्शन। आपके पास एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो एक से ज्यादा स्टेप में होगा। अब आप देखेंगे कि जिस स्टेप में हमारा रिएक्शन स्लोवेस्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मिनिमम रेट के साथ कन्वर्ट हो रहा है, तो उस स्टेप में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आप उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखेंगे। किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2A plus 3B gives us C, ये हमें क्या देती है, C देती है। अब जरा देख ले ये रिएक्शन मेरे पास क्या होता है, पहले हमें मिलता है A प्लस B और ये हमें देता है लेट्स सपोज Q। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप में हमें ये देता है, फिर हमें मिलता है Q प्लस 2B और ये हमें देता है P। ये हमें क्या देता है, P देता है। सॉरी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि A प्लस 2B हमें देता है Q और Q प्लस B जो है ये हमें क्या देता है P, और P प्लस A जो है ये फिर हमें क्या देता है C। अब हम इस सबको ऐड करते हैं तो जो चीज़ प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में है इसको कैंसिल करते हैं, जो चीज़ प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में इसको भी कैंसिल करते हैं। तो जरा देख लो मेरे पास A कितने बनते हैं 2A, B कितने बनते हैं 3B और यहाँ प्राइवेट साइड में मुझे C मिलता है, तो वही वो वाला रिएक्शन बनता है। अब जरा देख लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है, एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा लेट्स सपोज, तो ये वाला स्टेप जो था ये हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप था, बाकी ये दो वाले स्टेप काफी तेजी के साथ हो रहे थे, ये वाला स्टेप जो था ये काफी
तेज हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेप में जो रिएक्टेंट के साथ कोएफिशिएंट लिखे हैं मैं उसको यूज कर सकता हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अगर आप इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा भी देखेंगे तब भी आपके पास इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, इसका साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, b के साथ क्या है 2 है। तो अब अगर आप इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा भी देते हैं वहां पर भी आप एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे तो वहां पर भी आपको एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ स्लोवेस्ट स्टेप से ये चीजें ले सकते तब भी आप करेक्ट हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें आप स्लोवेस्ट स्टेप पे देखेंगे, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसमें जो कोएफिशिएंट होंगे उस कोएफिशिएंट को आप रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। यानी इस स्टेप पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यानी दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या है, द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, the stoichiometric coefficients of a single step reaction, a single step, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन can be used in रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में, अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में होता है, कोई ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ वन स्टेप में हो जाता है, तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ जो एफिशिएंट होंगे वो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं या उसके ऊपर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 2a, लेट्स सपोज हमें ये रिएक्शन दिया गया है 2a प्लस 4b गिव्स एज 3c, ये एक रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप में हो रहा है कि इसमें एक सिंगल स्टेप में हो रहा है और जो सिंगल स्टेप में होता है तो वही स्टेप उसका स्लोवेस्ट स्टेप भी होता है, तो ये सिंगल स्टेप भी है और स्लोवेस्ट स्टेप भी है। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा कि k इंटू ए की पावर हम क्या लगाएंगे 2b की पावर हम क्या लगाएंगे 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया, यहाँ पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन राइट साबित होती है। और एक यहाँ अगर मैं इसकी एक एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्ट रिएक्शन दे दो आपको तो वो क्या हो सकता है, आपके पास जो एग्जांपल है H2 प्लस I2 वाला रिएक्शन, ये जब हमें क्या देती है हाइड्रोजन आयोडाइड देती है, यहाँ पर हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आई है वो क्या आई है कि K इज इक्वल टू H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। ये है इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप में जो एफिशिएंट होंगे वो हम लॉ ऑफ मास रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं या यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 6 लगा सकते हैं एंड सो ऑन, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और पसंद भी आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।